हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम देखने वाले हैं लेंस के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने मिरर दर्पण को पढ़ लिया है। अब ये नया टॉपिक है आपका जो लेंस है। लेंस को समझिएगा, यदि जो दर्पण को देखा होगा अच्छे से तो वो लेंस को भी अच्छे तरीके से समझ जाएगा। तो लेंस जैसे दर्पण है वैसे इसमें भी फार्मूला होता है, थोड़ा सा चेंजिंग है बस, लेकिन है तो उसी बेस पर ही है। अगर हम बात करें लेंस की तो लेंस क्या है। जो मिरर था वो क्या था। मिरर अगर आप देखे होंगे तो वो तो एक इस तरीके से कांच का कोई कांच है हमारे पास कोई एक, ठीक है। वो गोलीय कांच है, तो अगर गोली कांच है तो उसका एक भाग काट दिया जाए किसी तरफ से, इधर या इधर, और काट करके क्या किया जाए, एक तरफ क्या करते थे, पेंट कर देते थे सिल्वर नाइट्रेट का। तो हमारे पास तो क्या बन जाता था, दर्पण बन जाता था। यहाँ पर क्या है कि हमें एक गोला नहीं दो गोले लेने हैं। जो कांच के गोले हैं ये दो गोले से मिलकर बनाना है। तो दो गोले से जब मिलकर बनाएंगे तब देखिए कैसे बनेगा। इसमें देखिए ऐसा पारदर्शी माध्यम होना चाहिए, वो कांच का हो जो दो गोली पृष्ठों से घिरा हो। तो उसे क्या हम कहते हैं, लेंस कहते हैं। तो यहाँ पर हमें कौन से लेंस को पढ़ना है, हमारे पास जो कांच का गोला होना चाहिए दोनों की वक्रता त्रिज्याएं मतलब कि रेडियस दोनों गोले की सेम होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए। अगर इसकी जो रेडियस है अगर 5 सेंटीमीटर की है तो इसकी भी रेडियस 5 सेंटीमीटर की ही होनी चाहिए, क्योंकि लेंस जो है कई प्रकार के बनाए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इस दो टाइप हमें पढ़ने, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, जिसको अभिसारी लेंस भी बोलते हैं, इसको अपसारी लेंस बोलते हैं। और भी लेंस बन सकते हैं। ये देखिए ये दोनों तरफ से जब उभरा हुआ होता है तो इसे बोलते हैं उत्तल लेंस, और ये दोनों तरफ से क्या हो, दबा हो अंदर की तरफ, इसे बोलते हैं अवतल लेंस। जैसे एक लेंस हम ये देखिए इस तरीके से, ये उत्तल हो गया और ये क्या हो गया, ये समतल, तो इसको बोलते हैं समतल उत्तल। इसी तरीके से हम एक ये बना दें और इसमें एक ऐसे बना दें, अवतल लगा दें, तो ये समतल उत्तल हो गया। तो लेंसों के भी प्रकार अलग अलग होते हैं, तो हमें तो केवल दो ही इसमें समझना है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो अवतल और उत्तल लेंस को देखिए, अब देखते हैं ये बनाए कैसे जाते हैं। देखिए मान लीजिए दोनों गोले जो हैं ये सेम रेडियस के हैं। तो सेम रेडियस का है तो इनको क्या करेंगे, जब हम इधर से काट दें और इनको इधर से काट दें और काट करके क्या करें, देखिए तो कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर हम इसको आपस में इस तरीके से लाएं, इसको जैसे है वैसे लाएं, इस तरीके से ला दिया जाए और ला करके ऐसे क्या कर दिया जाए, इनको जोड़ दिया जाए, तो ये बन जाएगा अवतल लेंस। सेम क्या करना है हमें, इसी तरीके से जैसे हम मान लेते इधर का काट दिए और ऐसे इधर का काट दिए, अब इनको आपस में ले आकर के मिला दीजिए इस तरीके से, ये वाला भाग और ये वाला भाग, इनको मिला देंगे तो आपको मिलेगा क्या, उत्तल लेंस बन जाएगा। तो जब उभरा हुआ भाग रहेगा तो उससे उत्तल भी होता है, उससे उभरा हुआ भी होता है। तो ये देखिए उभरे हुए भाग को क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस। वैसे उसमें भी था अवतल लेंस। अवतल लेंस में क्या होगा, अ से अंदर मतलब अंदर की ओर दबा होना, तो अंदर की तरफ जो दबा होगा वो अवतल लेंस हो जाएगा। अब क्योंकि ये लेंस है तो लेंस में परावर्तन होगा कि अपवर्तन होगा, परावर्तन तो होगा नहीं, क्योंकि परावर्तन के लिए एक तरफ पेंट होना चाहिए, इसमें तो पेंट है ही नहीं, इसलिए ये क्या है, ये अपवर्तन की घटना पर आधारित होगी सब। तो यहाँ पर हम अपवर्तन ही पढ़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहले देखिए अभिसारी लेंस भी इसे कहा जाता है, इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अभिसारी का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि जब कोई यहाँ पर हम प्रकाश की किरणें डालते हैं इसके ऊपर तो क्या होती है, ये सभी किरणों को एक बिंदु पर क्या कर देती है, मोड़ देती है। तो समांतर चलने वाली किरणों को एक बिंदु पर मोड़ देती है, तो इसी वजह से इसको बोलते हैं अभिसारी लेंस। यहाँ देखिए अवतल लेंस किसे कहते हैं। यहाँ अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर अगर यहाँ पे किरणें चलेंगी तो इनको क्या कर देती है, ये फैला देती है, और ये फैला देगी तो इस तरीके से इसे क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। ये फैलाने का काम करती है और ये क्या करती है, मोड़ने का काम करती है। इतनी बात समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इनके कुछ बिंदुओं पर कि और भी क्या क्या इनमें पॉइंट बनते हैं। जैसे यहाँ लिखा है प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र ओ। यदि आप उसमें पढ़े होंगे जब हम लोगों ने मिरर पढ़ा था तो यहाँ पर एफ था और यहाँ पे सी था। तो सी से हमने पढ़ा था कि यदि सी बिंदु से या वक्रता केंद्र से जब हम कोई किरण को पास करते हैं तो उसी बिंदु पर वापस लौट आती है, मतलब परावर्तन होकर के वापस चली जाती है। यहाँ पर क्या है कि प्रकाशिक केंद्र वह बिंदु है लेंस का, प्रकाशिक केंद्र लेंस का वह बिंदु होता है जिससे प्रकाश बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो यहाँ से अगर हम क्या करें, ये मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ से अगर हम रे डालें इस प्रकाशिक केंद्र से तो बिना विचलन के, बिना यानी कि इधर उधर मुड़े, वो क्या हो जाएगी, सीधे निकल जाती है। ऐसे ही हम इसमें अगर देखें तो क्या होगा, आपके पास जो अवतल लेंस है इसमें भी अगर हम यहाँ से पास करें तो बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। तो अवतल लेंस का वह बिंदु जिससे क्या हो, प्रकाश अगर हम क्या करें गुजारे तो वहां से गुजरती है तो बिना विचलन के सीधे निकल जाती है, तो उसे प्रकाशिक बिंदु कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अब क्या है कि अब यहाँ हम देखते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र के बारे में आपको समझना है तो देखिए ध्यान से, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर दो गोले थे, तो दो गोले हैं तो दो दो गोलों के दो केंद्र होंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये जो बना है एक, अगर हम यहाँ देखिए ये वाला जो कर्व बन रहा है ऐसे, ये इसको ऐसे करें इस तरीके से तो एक इधर सर्कल बनेगा, और एक ऐसे बनाया तो एक सर्कल, दो दो खोखले गोले से मिलकर बना है। तो जब दो गोलों से मिलकर इसे बनाया गया है तो इसको हम क्या करेंगे, तो इसमें हमारे पास दो सेंटर हो जाएंगे। तो दो सेंटर होंगे तो एक का नाम C1 एक का नाम C2, तो यहाँ पर C2 हो गया, यहाँ C1 हो गया। अब क्या है इसका जो हम जानते थे जब आधी डिस्टेंस को हम क्या बोलते थे, फोकस या मुख्य फोकस। तो ऐसे ही इसका भी तो होगा, इसका भी होगा। तो इसका यहाँ से अगर डिस्टेंस हम देखें तो ये हो जाएगा यहाँ बीच में, तो यहाँ हो जाएगा इसका फोकस दो, तो इसके फोकस को F1 और इसके फोकस को F2 नाम देंगे। तो इधर वाले फोकस का प्रथम फोकस, इधर वाले फोकस को द्वितीय फोकस।
तो यहाँ देखिए C1 है, यहाँ पर 2F1 भी लिखा गया है, मतलब कि ये देखिए यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसी का डबल, तो ये भी होता है C1, तो C1 को 2F1 भी लिखा रहे, C1 लिखा रहे, तो बात एक ही है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ O से F2 के बीच की जो डिस्टेंस है, अगर हम मान लें कि जो है, तो यहाँ ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट का डबल होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस डबल होती है, तो ये 2F हो जाएगी। तब यहाँ देखिए वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र जो है जिस गोले से ये हमारा लेंस बना है उसके केंद्र को क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। तो जिस गोले से या जिस कांच के गोले से अवतल या उत्तल लेंस बनाया गया है उसके केंद्र को, उस गोले के केंद्र को ही क्या बोलेंगे, लेंस का केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या जो होगी वो कहाँ से होगी, वक्रता त्रिज्या हम इस ऑप्टिकल सेंटर जो है यहाँ से लेकर के, मतलब कि इसे प्रकाशिक केंद्र से C तक के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। या फिर दूसरे तरीके से, जो कांच का गोला है उसकी जो त्रिज्या होगी वहीं इसकी भी त्रिज्या होगी, किसकी, ये लेंस की त्रिज्या होगी, क्योंकि उसी की त्रिज्या का ही तो बना है वो, तो इसलिए कांच के गोले की त्रिज्या को ही क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, अगर हम इस C1 और C2 को दोनों मिला दें, तो यहाँ देखिए C1 और C2 को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा को ही क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ऐसे उसमें भी है, दोनों में। द्वारक क्या है, द्वारक जैसे ये लेंस का AB, ठीक है ना, यहाँ पर AB है, तो लेंस का जितना ये मुड़ा हुआ भाग या जिसे बोलते हैं वक्र, लेंस का जो वक्र भाग है AB, इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे हम, इसको बोला जाएगा, ये द्वारक बोला जाएगा। तो द्वारक क्या है, AB को द्वारक बोलते हैं, जहां क्योंकि इसके अंदर ही हम क्या कर पाएंगे, यहां तक केवल लाइट पास कर पाएंगे, इसके ऊपर इधर उधर करेंगे तो लाइट निकल जाएगी बाहर। मुख्य फोकस किसे कहते हैं, अब मुख्य फोकस का डिफिनेशन देखिए। अब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें उत्तल दर्पण में अपवर्तन के पश्चात, यहाँ अपवर्तन होगा, ध्यान रखिएगा, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, जिस बिंदु से होकर क्या होती है, जिस बिंदु से होकर जाती है उसे क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। इसमें देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अवतल लेंस में अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, इस बिंदु से क्या है, इस बिंदु से लगेगा कि आ रही है, आती हुई प्रतीत होती है, उसे बोलते हैं मुख्य फोकस। अब इसमें क्या है, इसमें फोकस दो होते हैं। अगर हम इसकी बात करें उत्तल लेंस की, तो मुख्य फोकस इधर होगी F2, और इसमें अगर हम बात करें जो अवतल लेंस है, इसमें जो मुख्य फोकस होगा ये F1 इस साइड होगा। तो अगर हम बात करें तो इस साइड है तो ये प्लस होगा, अगर ये साइड है तो ये माइनस में होगा। तो दो फोकस होती है, इसे प्रथम फोकस द्वितीय फोकस, उसे प्रथम फोकस द्वितीय फोकस। अब यहाँ पे फोकस दूरी किसे कहेंगे, फोकस दूरी हमारी यहाँ पर देखिए, इस ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस की, प्रकाशिक केंद्र और फोकस, चाहे F1 ले लीजिए चाहे F2, उनके बीच की जो दूरी होती है वो क्या होगी, वो हमारी फोकस दूरी कहलाएगी। तो यहाँ से O से F1 की दूरी फोकस दूरी भी है, या O से F2 के बीच की दूरी भी फोकस दूरी है, और O से C1 के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या है, और O से C2 के बीच की भी दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या ही होगी। ये हो गए इसके जो लेंस में जो नाम थे, अन्य नाम जो कि ये सब थे, इनको हमने देखा। अब आगे हम देखेंगे इनसे प्रतिबिंब बनाने के लिए इनके किरण आरेख जो बनाया जाता है उसका कुछ नियम हम पढ़ेंगे। अब देखिए हम देखते हैं किरण आरेख के उपयोग द्वारा लेंस के प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। उससे पहले हम कुछ रूल पढ़ते हैं कि प्रतिबिंब जब बनाया जाएगा उत्तल दर्पण से अवतल दर्पण से, तो पहले उनके कुछ रे जो होते हैं या फिर किरण होती है वो कैसे पास होता है लेंस से, वो हम देखेंगे। प्रथम नियम ये है, देखिए ध्यान से, ये हमारे पास उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के जब मुख्य अक्ष के समांतर, किसके समांतर, मुख्य अक्ष ये है, और मुख्य अक्ष के जो समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, तो फिर से सुनिएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। अब यहाँ देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ देखिए द्वितीय नियम इसका है कि यदि हम क्या करें, अभी तो हम समांतर डाले थे तो ये क्या हो रहा था, मुख्य फोकस से जा रहा था। यदि हम फोकस से डाले तो यहाँ फोकस से अगर हम किरण को डालते हैं तो इसके बाद ये क्या हो जाती है, जब अपवर्तन होता है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये फोकस से होकर जाने वाली किरणें उत्तल लेंस के अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ पर अवतल लेंस है, अवतल लेंस में हम बोलेंगे कि मुख्य फोकस की ओर आने वाली या फिर फोकस की ओर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये होता है। इसमें क्या होता है कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम इसको समांतर अगर किरण डालें तो क्या होती है, यहीं से ये क्या हो जाती है, अपवर्तन हो जाता है। तो इसको हम पीछे जब हम लेकर आते हैं तब पता चलता है इसका फोकस कहाँ पर है। ऐसे यहाँ यदि हम फोकस की ओर डालेंगे तो फोकस पे पूरा नहीं जाएगा, इसको डॉट लाइन बनाना पड़ेगा, और यहीं से क्या होती है, ये समांतर हो जाती है। लगता है कि फोकस की ओर जा रही है लेकिन वो क्या होती है, यहाँ से समांतर हो जाएगी। तृतीय नियम क्या कहता है कि जो यहाँ पर ये सेंटर है इसका प्रकाशिक केंद्र से यदि हम क्या करें, प्रकाश को डालते हैं तो ये सीधे निकल जाती है बिना कोई विचलन के। ऐसे ही इसमें भी सेम वही होगा, यदि प्रकाशिक केंद्र से हम डालेंगे तो क्या होती है, बिना विचलन के सीधे निकल जाती है।
अब देखिए उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम देखेंगे। पहला जब केस है कि जब वस्तु अनंत पर हो, जैसे कि वहां पर हमने देखा था अवतल दर्पण में 5 स्थितियां बन रही थी, 5 प्रकार के प्रतिबिंब बनते थे वहां पर। यहाँ पर ठीक उल्टा हो जाता है, यहाँ उत्तल लेंस में बनता है। उत्तल लेंस में 5, इसमें 6 स्थितियां, उसमें अवतल लेंस में भी 6 स्थिति, अवतल दर्पण में 6 स्थितियां बनती थी, और यहाँ पर नाम हो जाएगा किसका, उत्तल लेंस। तो ध्यान रखिएगा, दर्पण में बात करेंगे तो अवतल दर्पण, और जब लेंस की बात करेंगे तो उत्तल लेंस। ठीक है, जो अवतल दर्पण में 6 स्थितियां बनती थी वह स्थितियां अब उत्तल लेंस में बनती हैं। ठीक, अपोजिट हो जाता है इसमें। अब पहली स्थिति हम देखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो तो हम इसके डॉट लाइन से कर रहे हैं, क्योंकि अनंत पर अगर है तो डॉट लाइन इधर बढ़ाएंगे, इधर देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो ये मुख्य फोकस हो गई, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे F2 है, तो ये भी क्या होगा, ये भी मुख्य फोकस से जाएगा, तो मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये F2 है तो इसके आगे क्या होगा, यहाँ पर होगा कहीं ना कहीं C2 या उसका केंद्र होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं F1 यहाँ है और इसका C1 यहाँ है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर जाती हैं। तो ये यहाँ पर दोनों जो किरण है आपस में कट कर रही हैं, तो यहाँ देखिए एक डॉट जैसा क्या होता है, पॉइंट जैसी प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका हम लिखेंगे एक वस्तु यहाँ पर है, ये वस्तु है, और ये क्या है, ये प्रतिबिंब है। ये वस्तु की स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति जब हम देखेंगे तो वस्तु की स्थिति तो अनंत पर है। अब प्रतिबिंब के बारे में हमें लिखना पड़ेगा, 3 चीजें बतानी है। पहला, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस या फिर फोकस भी बोल सकते हैं, कौन से फोकस पे, F2 पर, तो F2 लिख दीजिए। अब इसके बाद ये हमें बताना पड़ेगा कि आकार कैसा होगा, इसका कितना बड़ा बनेगा। ये वस्तु के आकार का क्या होता है, अत्यंत छोटा होता है, वस्तु से बहुत छोटा होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं कि बिंदु जैसा प्रतिबिंब बनाता है। अब यहाँ बात करें प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक एवं उल्टा होगी। ध्यान रखिएगा, वहां पर अवतल दर्पण में बनता था वास्तविक एवं उल्टा, यहाँ पर उत्तल लेंस में बनता है। उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा। यहाँ देखिए, अगर हम वस्तु यहाँ रखेंगे, एक बात ध्यान रखिएगा, जब वस्तु हम बाएं साइड रखेंगे तो प्रतिबिंब यदि दाएं साइड बनता है तो हमेशा हमेशा वो वास्तविक एवं उल्टा ही बनेगा लेंस के केस में। यदि हमेशा प्रतिबिंब इधर हमें मिले दाएं साइड तो लेंस में, तो वहां पे वास्तविक एवं उल्टा ही प्रतिबिंब बनेगा। अब हम दूसरे वाले की बात करते हैं, जब वस्तु कहाँ हो, C तथा F के बीच में। अब सेकेंड स्थिति की बात करते हैं, जब वस्तु अनंत तथा C1 के बीच हो, C1 या 2F1 बोल सकते हैं। जब वस्तु कहाँ हो, C1 और अनंत इधर है, तो इसके बीच में जब रखेंगे, तो ये सेकंड केस उसमें अवतल दर्पण में भी था कि जब हम रखते थे इसके बीच में, याद रखिए अवतल दर्पण में यहाँ F और यहाँ C था। जब वस्तु यहाँ रखते थे तो प्रतिबिंब यहाँ बनता था C तथा F के बीच में। तो प्रतिबिंब हमारा C तथा F के बीच में यहाँ पर भी बनेगा, लेकिन बनेगा इधर दूसरी साइड, क्योंकि इससे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, तो यहाँ बनेगा बीच में। तो और छोटा बनेगा प्रतिबिंब, क्योंकि वहां पर भी छोटा था तो यहाँ पर भी छोटा ही प्रतिबिंब बनेगा। अब यहाँ देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर यदि चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, ये मुख्य फोकस से होकर चली गई, इसको मिटा देते हैं। अब क्या होगा, दूसरी जो रे हमें लेनी है वो कहाँ से लेनी है, इस प्रकाशिक केंद्र से। प्रकाशिक केंद्र से हम पास करेंगे कि जो दूसरी किरण है यदि प्रकाशिक केंद्र से जाती है तो बिना विचलन के क्या हो जाती है, सीधे निकल जाती है। ये क्या होगा, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। इसको हम बनाएंगे तो यहाँ पे एक बनेगा। अब देखिए, वस्तु जो है इतनी बड़ी है और जो प्रतिबिंब है वो छोटा बन रहा है, तो ये ए भी हो गया। अब देखिए, ये ए पॉइंट नीचे की तरफ बन रहा है, तो यहाँ बनाएंगे ए डैश, और बी वाला तो इसी एक्सिस पे मुख्य अक्ष पर, इसे बोलेंगे बी डैश। स्थिति क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए वस्तु की स्थिति है, ये वस्तु हुआ और ये प्रतिबिंब हुआ, प्रतिबिंब। तो वस्तु की स्थिति अनंत तथा C1 के बीच में बनेगा, और प्रतिबिंब की स्थिति देखिए F2 तथा C2 के बीच में बनेगा। अब यहाँ आकार कैसा होगा वस्तु का, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होगा, और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो वास्तविक बनेगी और साथ साथ उल्टा भी होगी। ठीक है ना, इसको जितने भी वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनते हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं, पर्दे पर उसको आराम से इमेज को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं तीसरी स्थिति। अब सेकेंड स्थिति को हम समझते हैं कि जब वस्तु अनंत तथा C1, जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत नहीं, जब वस्तु C1 पर हो, कहाँ पर हो, C1 या फिर 2F1 पर। तो जब C1 पे हो जाए तो हम वहाँ पे देखे थे अवतल दर्पण में जब C पर वस्तु थी तो कहाँ बनती थी, C पर ही बनती थी, वास्तविक उल्टा और बराबर बनती थी। तो ऐसा यहाँ भी पर भी बनेगा, जब C1 पर रखेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तो ये हो गया मुख्य फोकस से। अब हम क्या करेंगे, अब एक यहाँ से पास करेंगे इसके सेंटर से, जिसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाती है। देखिए यहाँ पे C हमारा यहाँ पे कट हो रहा है, तो C ऐसा करिए कि यहाँ बनाइए इस तरीके से, तो C2 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको ऐसे मिला देंगे, और मिलाएंगे तो क्या होगा, जितनी बड़ी वस्तु यहाँ है उतनी बड़ी वस्तु यहाँ मिलेगी। तो A B ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब हो जाएगा आपका A डैश B डैश। ये कहाँ, ये किसकी वस्तु, ये है प्रतिबिंब, ये वस्तु की स्थिति है, ये प्रतिबिंब की स्थिति है।
तो यहाँ ध्यान रखिएगा, पहले C2 मत लिखिएगा। पहले क्या करिए, इसको जो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण है ये वाला बना दीजिएगा फोकस से, फिर एक ये बना दीजिए प्रकाशीय केंद्र से कि सीधी निकल जाएगी। जब जहाँ दोनों कट करें उसको मिला करके वहाँ पर C2 मानिए, नहीं तो पहले लिख देंगे फिर मिटाना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसा बनाइएगा कि देखने में दोनों बराबर लगे। तो यहाँ देखिए C1 पर वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति C2 पर हो गई, और इस केस में वस्तु का जो आकार होगा और प्रतिबिंब का आकार वो वस्तु के बराबर होगा, और ये वास्तविक में उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। अब इसके बाद हम थर्ड पर देखते हैं। ये तीसरा था, ये हमारा जो है ये तीसरी पॉइंट थी। अब ये चौथी पॉइंट हम देखेंगे। चौथी स्थिति देखते हैं कि जब वस्तु C1 तथा F1 के बीच हो, तो C1 F1 के बीच में वस्तु अब आ गई, तो उसमें याद करिए कि अवतल दर्पण में क्या था, जब C तथा F के बीच में था तो कहाँ बनता था प्रतिबिंब, प्रतिबिंब तो बनता था इधर चला जाता था इस साइड, अनंत C1 तथा अनंत, C तथा अनंत के बीच बनता था और वस्तु से बड़ा बनता था। तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा। क्या करेंगे, सबसे पहले वहीं एक सीधी रेखा लेंगे समांतर अक्ष के ये मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें कहाँ से होकर जाती है, ये जाएगी कहाँ से, फोकस से होकर जाती है। तो फोकस से हमने कर दिया। और दूसरा हमें कहाँ से, इसके सेंटर से पास करना है। तो सेंटर से जब पास करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशीय केंद्र से जब पास करेंगे तो ये ऐसे चली जाएगी इस तरीके से, और ये इस तरीके से। हम आगे थोड़ा बढ़ाते हैं। अब देखिए ये यहाँ पे क्या कर रही हैं, दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये A डैश हो जाएगा, ये B डैश हो जाएगा, और ये बना प्रतिबिंब। देखिए वस्तु C1 तथा F1 के बीच होगा, तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा C2 और अनंत के बीच, क्योंकि इधर तो अनंत है, तो अनंत और C2 के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। और देखिए वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब कहीं ना कहीं वस्तु से लंबा है, तो लिखेंगे वस्तु की स्थिति C1 तथा F1 के बीच में हो गई, प्रतिबिंब की स्थिति C2 और अनंत के बीच में हो गई। प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु से बड़ा बनेगा, और ये भी क्या होगा, वास्तव में उल्टा। इसको भी हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक जितना था पहले से लेकर चौथे तक, अभी तक हम किसको, इस प्रतिबिंब को पर्दे तक प्राप्त कर लेते हैं। अभी पांचवा भी हो जाता है, बस लास्ट वाला नहीं होगा, 6 वाला। अब देखिए अगला जो है पांचवा, कि जब वस्तु फोकस पे रख दिया जाए या F1 पर रख दिया जाए, तो F1 पर रख देंगे। अब क्या होगा, वस्तु अब धीरे धीरे देखिए प्रतिबिंब बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पर F1 पर जब फोकस पर भी रख दिया जाता था तो वहां पे प्रतिबिंब क्या बनता, कहाँ बनता था, अनंत पे, और बहुत बड़ा। क्या होगा, एकदम बहुत बड़ा बनाना है, रख दीजिए कहाँ पर, फोकस पर। तो फोकस पर रख देंगे तो क्या होगा, अब हम इसका देखते हैं किरण आरेख। किरण आरेख जब बनाएंगे सबसे पहले एक लाइन खींचिए, सबसे पहले सीधी, जो कि क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे खींच दीजिए। अब खींचने के बाद क्या करेंगे, हम देखेंगे ये कहाँ से होकर जाएगी, क्योंकि समांतर वाली किरणें फोकस होकर जाती थी, फोकस से इसको हम पास करेंगे, तो फोकस से चली गई। और दूसरा किरण प्रकाशीय केंद्र से सीधा निकालिए, ये सीधी चली गई इस तरीके से। ठीक है, अब क्या होगा, इन दोनों को अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगी, क्योंकि ये समांतर है, चली जाएंगी। तो समांतर जो किरणें होती हैं एक दूसरे कभी नहीं काटती। अगर ये देखिए, अगर ये किरण ऐसे जाएंगी तो कहीं ना कहीं कट हो जाएगी, लेकिन अगर समांतर हो तो आगे बढ़ाएंगे नहीं कटेगी। ठीक है ना, पीछे भी बढ़ाएंगे नहीं कटेगी। तो आगे बढ़ाइए, इसको केवल आगे बढ़ाना होता है, तो आगे बढ़ाएंगे, आगे आगे ले जाएंगे तो ये कहीं नहीं कट होती, नहीं कट होती। तो हम इसको क्या मानते हैं, इसको हम मानते हैं कि अनंत पर मिलती है। कहाँ मिलती है, अनंत पर। और अनंत क्या बनाती है, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाती है, A डैश, और ये हो जाएगा B डैश, ये अनंत पर चली जाएंगी। तो फिजिक्स में ध्यान रखिएगा, भौतिक विज्ञान में यदि कोई किरण ये समांतर हो, अगर वो नहीं कट करती तो उसे अनंत पर माना जाता है कि वो अनंत पे कट करती हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, सबसे पहले वस्तु की स्थिति F1 पर और प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर। ठीक है, और ये वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है ना, अब क्या होगा, इसकी जो स्थिति है उल्टा, और क्या होगी, वास्तविक को उल्टा ही बनाता है। तो यहाँ तक हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, 6 वाले केस को देखते हैं। जब वस्तु F1 तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच हो, तो यहाँ पर हम एक वस्तु को रखेंगे। अब क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। अब देखिए इसमें F1 तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच जो वस्तु हो, तो इसको हम देखते हैं कैसे प्रतिबिंब इसका बनाते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें जब अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, तो मुख्य फोकस यहाँ बना देंगे F2 और यहाँ बना देंगे C2। अब हम एक लेंगे कौन सा, प्रकाशीय केंद्र। तो प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली किरणें, तो प्रकाशीय केंद्र से जब होकर जाएगी तो क्या होगी, वो उसी मार्ग पर क्या हो जाती है, बिना विचलन के, प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। अब ये क्या करेंगे, हम इनको आगे बढ़ाएंगे। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, इनको भी आगे बढ़ा देंगे। ये जहाँ पे कट करेंगे, अब इनको हम क्या करेंगे, इस तरीके से डॉट लाइन से ऐसे ड्रा कर देंगे। तो ये A बना, और ये हो गया B, A डैश B डैश, और यहाँ बनेगा क्या, A और B।
देखिए वस्तु कहाँ था, F1 और O के बीच में था, तो हमारा जो प्रतिबिंब बना वो जिधर वस्तु रखेंगे, वस्तु बाएं साइड रखेंगे तो बाएं साइड प्रतिबिंब बनेगा। अब ये प्रतिबिंब चाहे इधर कहीं भी बन सकता है, चाहे F1 के पास बने, चाहे C1 और F1 के बीच बने, चाहे इधर, उससे कोई मतलब नहीं। केवल हमें क्या लिखना है कि वस्तु कहाँ रखी हो, जब वस्तु F1 और कहाँ F1 तथा O के बीच हो, तो उस समय क्या होता है, उत्तल लेंस में जिस प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जिस ओर वस्तु रखी हो, तो वस्तु हमारी बाएं साइड रखी है तो बाएं साइड प्रतिबिंब भी बनेगा लेंस के उसी साइड, तो उसी तरफ बनेगा। लेकिन ये फिक्स नहीं रहेगा कि आपका C1 F1 के बीच यहाँ कहीं बन सकता है, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा लेंस के उसी ओर या फिर जिधर वस्तु रखी है उसी तरफ बनता है। और ये वस्तु से बड़ा को विवर्धित भी बोलते हैं, और ये आभासी एवं सीधा बनेगा। अब हम देखेंगे किसका, अब अवतल लेंस से उसमें क्या होंगी, वहां उत्तल दर्पण में दो स्थितियां थी, तो यहाँ अवतल लेंस में दो स्थितियां देखेंगे। अब देखिए कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जब वस्तु अनंत पर हो, तो वस्तु जो क्या है अनंत पर, तो अनंत पर है तो क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, ये हो गई मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात, तो ये क्या होगी, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये स्केल से बनाएंगे तो एकदम सीधा होना चाहिए, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें जब अपवर्तन होता है तो क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, इस तरीके से। तो ये क्या होगा, पीछे जब बढ़ाएंगे ना, ये तो चली जाएगी इधर, इसको हमें पीछे बढ़ाना होगा, तो जाकर के F पर क्या करेंगे, ये मिलती है, तो ये F पर मिलेगी तो बिंदु जैसा आकार बनेगा, तो वस्तु हो गया, ये प्रतिबिंब हो गई। तो पहला ऊपर वाला देखिएगा ध्यान से जो लिखा है, तो वस्तु की स्थिति जो है कहाँ पे है, अनंत पर, और जो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो F1 पर बनेगा, और ये जो होता है अत्यधिक छोटा होता है। अब देखिए यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए कि ये वस्तु बाएं साइड रखी है, प्रतिबिंब भी बाएं साइड ही बन रहा है, तो इस केस में आभासी और क्या होता है सीधा, प्रतिबिंब की जो प्रकृति नेचर होती है वो आभासी और सीधा होती है। अब हम दूसरा इसका देखेंगे, अब दूसरा वाला देखिए, जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, तो ये प्रकाशिक केंद्र हो गया O, और इधर क्या हो अनंत, यानी कहीं पर भी रख दे, चाहे यहाँ रख दे चाहे, लेकिन अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में ही होना चाहिए। यहाँ से लेकर चाहे F पर रखिए, चाहे जहाँ कहीं भी, इधर कहीं पर भी रखिए। अब देखिए उसका कहाँ पर इमेज बनेगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो यहाँ पर हमने ले लिया है F के इधर लिया है, आप भी इधर ही रखेंगे तो क्या होगा, प्रतिबिंब बनाने में समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पर हम किरण आरेख बनाएंगे, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ये हो गई। इसको हम मिला देंगे पीछे की तरफ। अब क्या होगी, एक प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, तो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती है। तो यहाँ देखिए दोनों आपस में कट हो रही हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक डॉट डॉट करके एक लाइन बनाएंगे, और यहाँ लिखेंगे A डैश, ये हो जाएगा B डैश। तो देखिए ये वस्तु है, यहाँ वस्तु है, और यहाँ क्या है, प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब हो गया। अब इसकी स्थिति के बारे में देखते हैं। सब वस्तु की स्थिति कहाँ है, अनंत इधर और प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं भी रखिए, और C1 तथा ये F1 और O, F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच हमेशा ये जो होगा ना सेकंड, ये वाली जो स्थिति होगी अनंत और प्रकाशिक केंद्र की, तो हमेशा जो प्रतिबिंब होगा F1 और O के बीच में ही बनेगा, और इसके इधर उधर कहीं नहीं बनेगा। और इस स्थिति में वस्तु से ये छोटा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, और ये क्या होता है, आभासी एवं सीधा बनाता है। और उसमें कौन सीधा बनाता था, उत्तल दर्पण, इसमें है अवतल लेंस है। अगर हम एक ही डायग्राम में सबको समझे कि उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का सारी स्थिति को, 6 स्थितियों को हम एक बार देखते हैं सब मिला करके। उत्तल लेंस की जो 6 स्थितियां थी उसको हम एक ही डायग्राम में समझेंगे। यहाँ इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं ये F1 हो गया, और ये हो गया C1, और यहाँ मान लेते हैं ये F2 हो गया, और ये हो गया C2। सबसे पहले हमने कहाँ रखा था, अनंत पर। तो अनंत पर अगर हम वस्तु को रखेंगे तो ये अनंत पर है, ये पहली स्थिति हो गई, ये पहला डायग्राम हो गया। तो ये कहाँ बनेगा, इसको हम नाम देते हैं फर्स्ट। और ये बनेगा कहाँ पर, ये बनेगा फोकस पर। तो फर्स्ट वाला हमारा यहाँ बन रहा है, ठीक है। अब सेकेंड वाली की बात करते हैं। अब दूसरी स्थिति हमें रखे थे अनंत तथा C1 के बीच में, हम यहाँ कहीं रख देते हैं वस्तु को। तो यहाँ रख दिए, तो ये हो गई स्थिति 2 वस्तु की। और तब हम देखते थे कि जो प्रतिबिंब बनता था वो कहाँ बनता था, इनके बीच में कहीं बनता था। ये हो गई स्थिति, यहाँ नीचे लिखते हैं, यहाँ छोटा सा बना देते हैं। ये हो गया आपका 1, और ये हो गया 2। इसके बाद हम रखते थे C1 पर, ठीक है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरी कंडीशन है कि जब C वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और उसके क्या बनेगा, उसके बराबर बनेगा, उसके बराबर। ये हो गई कंडीशन 3। अब आगे हम क्या करेंगे, फिर C1 तथा F1 के बीच में रखेंगे वस्तु को,
जब C1 तथा F1 के बीच में रखेंगे तो वस्तु क्या होगी, यहाँ पे C2 तथा अनंत के बीच में बनेगी और वस्तु से थोड़ी बड़ी बनेगी। तो यहाँ पर हो जाएगी ये 4 कंडीशन। पांचवी कंडीशन हम देखें, जब वस्तु कहाँ हो जाए, फोकस पर। तो जब फोकस पे हो जाएगी तो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगी, तो ये बहुत बड़ा बन जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये अनंत पे बनेगा। ये पांचवी कंडीशन हो गई, तो ये हो गई पांचवी। अब जो 6 वाली कंडीशन है वो कहाँ बनेगी, तो हम इसके F1 और O के बीच में रखेंगे। ये सारी जो स्थितियां हैं ये पांचों, ये वास्तविक एवं उल्टा मिलेंगे, वास्तविक एवं उल्टा। और इनको हम पर्दे पर भी प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ पर, पर्दे पर या दीवार पे कहीं पर भी। लेकिन जो 6 वाली कंडीशन है, जब F1 और O के बीच में रखेंगे तो इसकी जो इमेज होगी ना वो कहाँ बनेगी, वो इधर ही बनेगी, लेंस के उसी साइड बनेगी जिधर वस्तु को रखा जाता है। और ये क्या होगी, और ये जो होगी ना वो सीधी बनाएगी, तो सीधी बनाएगी और क्या होगी, जो वस्तु होगी उससे बड़ी बनेगी। तो इसको हम डॉट लाइन से बना दे रहे हैं, तो ये बनेगी सीधी और वस्तु से बड़ी बनेगी। ये हो जाएगी 6 कंडीशन। और ये कैसी होगी, ये आभासी स्थिति होगी, आभासी एवं सीधा ये होती है। इधर कहीं भी बन सकती है, जब F1 और O के बीच में रखेंगे तो इधर ही बनेगी, वो कहीं भी बन सकती है, लेकिन बनेगी हमेशा बनेगी तो ये F1 के बाद इधर ही बनेगी और बड़ा बनेगी, ठीक है ना, वस्तु से बड़ा बनेगी, ध्यान रखिएगा। अब यदि हम इसकी बात करें अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस में अगर देखें तो यहाँ O हो गया। अब यहाँ पर हम रख दें, अगर एक यहाँ हो जाएगी F1, यहाँ हो जाएगा C1, यहाँ हो जाएगा F2 और यहाँ हो जाएगा C2। एक कंडीशन है कि जो अनंत पर, पहली कंडीशन, तो ये कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, और ये बनेगा सीधा ही बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। तो ये पहली कंडीशन हो गई। अब क्या रखें, अब इधर कहीं भी रख दें, ये 1 और ये 1 से मानेंगे तभी। अब दूसरी कंडीशन है कि हम क्या कर दें कि अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं भी रख देते हैं, तो कहीं भी रख दें। तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा कहाँ पे, हमेशा हमेशा F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच बनेगा। ये हो गई सेकेंड कंडीशन। तो ये हो गई पहली वाली, अनंत पे रहेगी तो फोकस पे बहुत छोटा, अत्यंत यानी कि बिंदु के आकार के जैसा। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, अनंत और O के बीच में कहीं भी इधर रख दें तो क्या होगी, जो उसकी प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, F1 और O के बीच में बनेगा हमेशा। इसमें F1 और O के बीच में हमेशा बनता है। गोली लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी, ये हम उसमें भी देखे थे कि जब दर्पण था तो उसमें भी चिन्ह परिपाटी था, इसमें भी सेम वही है, बस यहाँ पर लेंस है वहाँ पर दर्पण है। तो क्या होगा, जब सबके सब जो दूरियां होती हैं, चाहे वस्तु की दूरी हम देखें, वस्तु की दूरी इधर अगर बाएं साइड हम नापेंगे तो वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होगी, जिसको यू बोलते हैं। यदि प्रतिबिंब की दूरी हमें अगर बाएं साइड मिलती है तो वो भी माइनस होगी, माइनस। यदि प्रतिबिंब इधर बनता है तो उसमें दूरियां प्लस हो जाएंगी। लेकिन वस्तु वहां पर भी माइनस थी, क्योंकि वहां हमेशा हमें वस्तु की तरफ रखनी होती है, बाईं ओर। तो पहला हम लिख सकते हैं कि वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है तथा प्रकाश की किरणें हमेशा बाईं तरफ से ही डाली जाती हैं। ये पहली पॉइंट हो गई। फिर दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष के समांतर यदि हम कोई भी दूरी लेते हैं तो वो क्या होती है, यदि बाएं तरफ की लेंगे तो वहाँ माइनस होगी दूरियां, और जब हम दाहिने तरफ की तरफ दूरी नापेंगे तो होगी प्लस होगी। ऐसे मुख्य अक्ष के लंबवत अगर ऊपर की तरफ दूरियां नापे तो वो प्लस में होगी। ये तीसरा पॉइंट। अगर नीचे की तरफ नापेंगे, नीचे की ओर मुख्य अक्ष के लंबवत जाएंगे तो वो दूरियां या उसकी लंबाई जो होगी माइनस होगी। अब यहाँ पर दूसरी बात यह है कि ये सारी तो हो गई इनकी दूरी और लंबाई के बारे में। अब हम देखते हैं कि फोकस दूरी किनकी प्लस होती है, किसकी माइनस होती है, इसके बारे में समझते हैं। अब यहाँ देखिए कि जो अवतल और उत्तल लेंस में, कि अवतल में क्या होता है, अवतल और चाहे उत्तल लेंस हो उसमें यू का मान यानी कि वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होती है, चाहे वो दर्पण भी हो तो उसमें हमेशा माइनस में होगी। यहाँ पर भी जो वस्तु की दूरी होती है उत्तल लेंस में क्या होता है, इधर भी बनता है इधर भी बनता है, तो प्लस माइनस दोनों हो सकती है। लेकिन अगर यदि हम इसमें बात करें कि अवतल लेंस में तो हमेशा क्या होती है, जो प्रतिबिंब इधर ही बनता है तो ये हमेशा माइनस में ही होगा, ध्यान रखिए। तो यहाँ पर अब फोकस की बात करते हैं, तो क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें तो ये फोकस होकर जाती है, फोकस इधर होता है बाएं ओर, इसका जो फोकस दूरी अगर निकालेंगे तो ये भी क्या होगी, प्लस में ही होती है। ऐसे अवतल जो लेंस होता है इसमें क्या होता है कि जब हम इसमें प्रकाश जब अपवर्तन होता है तो ये मुख्य फोकस से क्या होती है, आती हुई प्रतीत होती है। इसकी जो फोकस होती है अगर नापे इधर तो ये माइनस में होगा। इसलिए अवतल लेंस की फोकस माइनस में और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो किसमें होती है, प्लस में। ये खास करके ज्यादा ध्यान रखिए, ये और ये यू। प्रतिबिंब इसमें क्या होता है, हमेशा सीधा बनता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा इसमें प्लस रहती है, जबकि उत्तल लेंस में दोनों बनती है, उल्टा भी बनती है सीधा भी बनती है, तो उसमें प्लस माइनस दोनों हो सकती है। अब इन पर हम न्यूमेरिकल आगे कुछ पहले फार्मूला देखें। लेंस के लिए यू भी तथा एफ में संबंध, वहां पर फार्मूला था दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर क्या होगा, 1/f बराबर होगा 1/v, यहाँ पर माइनस हो जाता है जबकि वहां पर प्लस था, ये विशेष करके ध्यान रखिए। एफ जो होती है फोकस दूरी, v जो होता है प्रतिबिंब की दूरी, और u जो होती है वस्तु की दूरी होती है। अब रेखीय आवर्धन समझते हैं क्या होती है। रेखीय आवर्धन हम जानते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई के रेशियो को क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन बोलते हैं। यम बराबर आई जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ओ जो है वस्तु की ऊंचाई, आई बटे ओ, या फिर बराबर हो सकता है v/u। वहां पर v/u नहीं था, वहां पर था माइनस v/u, तो यहाँ पर क्या रहता है, प्लस रहता है। आवर्धन यदि यम का मान 1 आ जाता है तो वस्तु जो है ना, प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के बराबर का बनेगा। यदि आवर्धन 1 से बड़ा आ जाता है तो इसका मतलब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा।
और यदि यम का मान जो है आवर्धन का मान 1 से छोटा आता है तो ऐसे केस में प्रतिबिंब का आकार जो होगा वस्तु से छोटा बनेगा। ये कुछ विशेष इसके पॉइंट थे, याद रखिएगा। अब यहाँ हम देखेंगे कि लेंस की क्षमता या पावर ऑफ लेंस क्या है। जब हम किसी को चश्मा की जरूरत होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि कितने पावर का लेंस लगेगा ये जांच होती है, तब उसके बाद ही चश्मा दिया जाता है। तो पावर निकाली कैसे जाती है उसको हम देखेंगे। इसकी जो लेंस द्वारा किरणों को मोड़ने या फैलाने, अब लेंस क्या करता है, किरण को या तो मोड़ेगा या तो फैलाएगा, उत्तल मोड़ेगा और अवतल फैला देता है। तो इसी क्षमता को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता होती है 1/फोकस दूरी, मतलब फोकस दूरी को क्या करना है, अपोजिट लिखना है, 1 रेसिप्रोकल उल्टा कर देना। तो P बराबर फार्मूला बनेगा 1/f, लेकिन f हमेशा मीटर में होना चाहिए। अगर मीटर में नहीं रहेगा तो क्या होगा, जैसे ये मीटर में नहीं है और ये दे दिया है यहाँ पर f सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए 100 से भाग करेंगे, 100 ऊपर जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 100, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए जब सेंटीमीटर दिया रहे तो ऊपर 100/f लिख देंगे, मतलब ऊपर 100 रहेगा नीचे f रहेगा, तब वैसे ही डायरेक्ट रख देंगे, तब चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मीटर में। यहाँ पे मीटर रहेगा तो यही लगाना है, 1/f ही लगाना है। अब जैसे यहाँ देखिए एक लेंस की फोकस दूरी कितनी है, -20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी माइनस में किसकी होती है, फोकस दूरी माइनस में होती है अवतल लेंस की। अवतल लेंस की फोकस दूरी बराबर हो गई -20 सेंटीमीटर। अब कहता है तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, तो लेंस की क्षमता सेंटीमीटर में है तो ये ज्ञात कीजिए, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ये वाला लगाएंगे तो हो जाएगा कितना 100/f, तो हो जाएगा 100 और f का मान कितना है -20 और 0 0 कटेगा, 2 से काट देंगे या 20 पंजे काट दीजिए 5 आ जाएगा, तो आ गया -5। और इसकी जो यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है। इसकी एसआई मात्रक, किसका एसआई मात्रक, पावर का एसआई मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है, ध्यान रखिएगा डायोप्टर। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल डी से, तो कैपिटल डी लिख दीजिए या फिर डायोप्टर पूरा लिखिए, वो आप पर डिपेंड करता है। तो -5 डायोप्टर अगर है तो इसका मतलब ये अवतल लेंस उसमें लगा है। माइनस में यदि पावर है तो मतलब अवतल, और प्लस में यदि पावर है तो उसमें कौन सा लेंस लगा है, उत्तल। यदि हम ये अगर हमें एक ही फार्मूला याद रखना है केवल यही, तो इससे भी निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर हम 100 से भाग लगाएंगे और ये कट जाएगा तो आएगा -1/5 मीटर। अब इस फार्मूले का अगर यूज करेंगे तो P बराबर 1/f है, तो इसमें रखेंगे माइनस हो जाएगा 1/f। अब क्या होगा, ये पलट देंगे ऊपर चला जाएगा, 1 इंटू माइनस को ऊपर कर देंगे और ये 5/1 हो जाएगा, तो फिर से क्या होगा -5/1, एक नीचे नहीं लिखेंगे तो हो जाएगा 5 डायोप्टर, तब पर भी आएगा वैसे भी आएगा। तो ये इसकी क्षमता निकालने के लिए आता है 1 नंबर में। यदि यहाँ पे प्लस लिख दे तो इसका मतलब कौन सा ये लेंस होगा, इसकी फोकस दूरी दिया है, उत्तल लेंस की दिया है, ऐसे केस में हमारा जो आंसर आएगा प्लस में आएगा। अब हम इसके आगे देखेंगे लेंस के संयोजन की क्षमता, या फिर अनेक लेंस, इसको संयोजन क्या है, संयोजन हमने मिलाना, अनेक लेंसों को जब मिला कर रख दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे हमने उत्तल रखा, अब इसी में हमने सटाकर एक क्या कर दिया, अवतल रख दिया, फिर इसी में फिर एक उत्तल रख दिया, फिर अवतल, ऐसे ही क्या करके बहुत सारा कंबाइन कर दिया गया। जब कंबाइन कर करके रखा गया तो उसमें क्या होगी, उसकी जो टोटल पावर होगी वो कुछ अलग ही होगी। और इसकी पहले की P1 होगी, दूसरे की P2 होगी, तीसरे की P3 होगी और इसका P4 होगा, ऐसे ढेर सारे हम लगा सकते हैं। तो जब टोटल जोड़ करके निकालेंगे तो उसे मान लेते हैं P, तो P बराबर P1 + P2 + P3, ऐसे ही आगे आएगा। सपोज करिए जैसे हमारे पास है एक दो लेंस है, एक का बोल रहा है कि एक की जो पावर है वो हमारे पास 5 डायोप्टर है, और दूसरा एक हमारे पास है जिसका बोलता है उसका -7 डायोप्टर है। फिर इसके बाद हमसे पूछ दिया कि P3 एक और है जिसका है केवल -2 डायोप्टर है। तो हमें बताना है टोटल पावर बतानी है, टोटल पावर हो जाएगी P1 + P2 + P3, सबको ऐड कर देंगे और ये हो गया 5, और यहाँ पर ये 7 है तो -7 है, फिर यहाँ पे -2D, तो जब इसको सॉल्व करेंगे 7 2 9, तो हो जाएगा -2 डायोप्टर। तो ये जो बिहेवियर इसका या नेचर होगा ना, पूरा लेंस जो काम करेगा वो किस तरीके से काम करेगा, एक अवतल लेंस की तरह काम करेगा। ये अवतल लेंस क्यों, क्योंकि है तो इसमें अवतल उत्तल दोनों है, लेकिन हमने पावर जब निकाला देखा सब टोटल तो इसमें आ रहा है -2, तो माइनस में जब पावर आ रहा है तो इसका मतलब ये अवतल की तरह बिहेव करेगा। अगर प्लस में आता तो ये पूरा का पूरा जो कंबाइन किया गया है, रखा गया है, तो उत्तल की तरह काम करता। तो ऐसा नहीं है कि हमें उसमें अवतल उत्तल दोनों रख दिए तो दोनों काम, दोनों का वो करेगा, दोनों उसकी क्षमताएं दिखाएगा, नहीं, लास्ट में जो पावर आएगी वो एक ही आएगी, तो प्लस में आएगी तो माइनस में आएगी। अब जैसे कि लेंसों के उपयोग के बारे में सुन लीजिए, लेंसों का उपयोग कहाँ कहाँ हम करते हैं। जैसे उत्तल लेंस का उपयोग घड़ी साज, घड़ी के छोटे पुर्जे देखने के लिए उपयोग में होता है, और डॉक्टर आँख व कान के अंदर देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। उत्तल लेंस का प्रयोग और कहाँ, जैसे दूरदर्शी, सूक्ष्म दूरदर्शी, फोटोग्राफी कैमरे आदि में प्रयोग होता है। और जो लास्ट है, मानव नेत्र में जो दोष होता है, जब किसी को चश्मा लगाया जाता है तो उसमें क्या होता है, उत्तल और अवतल की, कोई इसमें चश्मा लग सकता है, किसी किसी में तो दोनों लगता है। तो ये इनके प्रयोग थे कि कहाँ प्रयोग होता है। अगर इनको पहचानना हो तो कैसे पहचान सकते हैं, यदि लेंस को हम उसको छुएंगे तो बीच में यदि मोटा होगा तो उसको अवतल लेंस, उत्तल लेंस कहेंगे, बीच में मोटा या उभरा हुआ होगा, और जब बीच में दबा हुआ होगा तो उसको बोलेंगे क्या, अवतल लेंस। अवतल लेंस में अगर देखेंगे तो आपको हमेशा छोटा प्रतिबिंब छोटे में और सीधा प्रतिबिंब दिखाएगा, जबकि उत्तल लेंस होगा तो उसमें क्या होगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। इसको देख करके पहचान सकते हैं।
प्रश्न है कि यदि एक उत्तल लेंस से वस्तु व प्रतिबिंब की दूरियां क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी का मान ज्ञात करना है। तो उत्तल लेंस है तो दूरियां जो होती हैं, वस्तु की दूरी हमेशा तो माइनस में आती है, तो माइनस को लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। वस्तु बोला, दूसरा बोला प्रतिबिंब, तो भी की जो दूरी होगी वो क्या होगी, 20 सेंटीमीटर है, तो भी का मान हम लिख लेंगे कितना, 20 सेंटीमीटर। तो भी इसमें क्या होगा, -20 सेंटीमीटर। और क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब मान लेते हैं कि हम क्या रखेंगे, यहाँ पर वस्तु है, वस्तु मान लेते हैं 10 मीटर पर रखी गई है, 10 सेंटीमीटर पर, तो ये प्रतिबिंब कितना बन रहा है, इसका ठीक डबल दूरी पे बन रही है। तो डबल दूरी पे बन रही है तो इसको, ये दूर पे बन रही है, तो इसकी जो दूरियां होगी वो माइनस में हम ले लेंगे। यदि एक उत्तल लेंस से वस्तु व प्रतिबिंब की दूरियां क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी का मान ज्ञात कीजिए। तो जो पहली जो दूरी होगी वस्तु की u बराबर, वो तो माइनस में होगी क्योंकि जितनी भी दूरियां होती हैं वस्तु की वो माइनस में होती हैं। और भी जो होगा भी, तो ये हमें पता है कि उत्तल जो लेंस होता है उसमें प्रतिबिंब दाईं ओर बनता है, तो इधर दाईं ओर की दूरियां क्या होती है, प्लस में, तो 20 सेंटीमीटर हो गया। हमें फाइंड करना है क्या, f बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या लिखेंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर हो जाएगा, v का मान हमारे पास है +20 माइनस यहाँ पे u का मान है -10। सॉल्व करेंगे 1/20, ये प्लस हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 20, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, तो हो जाएगा 3/20। तो 1/f बराबर हो गया 3/20। अब इसको हम पलट देंगे, पलटेंगे तो ऊपर हो जाएगा f/1 और इधर हो जाएगा 20/30 हो जाएगा, 20/3। और नीचे 1 लिखा नहीं जाता, तो f का मान आ गया हमारे पास +20/3 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, प्लस में होती है, इसलिए प्लस में आया। अगर माइनस में होता और उसकी अवतल लेंस होता तो उसका माइनस में आता।